हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपको मैं व्याकरण का संदेश लेखन, जो कि एक नया विषय है, उसकी पुनरावृत्ति करवाऊंगी। आप संदेश की पुनरावृत्ति करने के पहले आपको, जैसे मान लीजिए ये कहा जाए कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, या हम लोग अक्सर हम सभी, आप या हम सभी आजकल व्हाट्सएप पे हम लोग कोई भी त्यौहार पड़े तो हम लोग एक संदेश भेजते हैं। ये एक प्रचलन सा हो गया है और एक हमारे जीवन का प्रमुख अंग हो गया है कि हर त्यौहार पे, हर खास दिन पे, नहीं तो कुछ नहीं तो सुबह प्रातःकाल एक शुभकामना देते हुए हम दिन की शुरुआत करने की हमारी आदत सी हो गई है। तो ये सब जो हम किसी के लिए एक मन में भाव हमारे उठता है, और अपने जो प्रिय सुहृद के लिए हम जो भावना अपनी व्यक्त करते हैं या विचार व्यक्त करते हैं, वही संदेश है। माने हम अपने भावों को मौखिक रूप में या लिखित रूप में या सांकेतिक रूप में जब दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे ही संदेश कहते हैं। ये संदेश जो है आजकल हम सभी के जीवन का एक प्रमुख अंग बन गया है। तो ऐसे तो हम व्यवहारिक रूप में रोज के दिनचर्या में इसको अपने जीवन का एक अंग मानते हैं, परंतु पठन पाठन में इसे एक विषय के रूप में प्रारंभ किया गया है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में संदेश है क्या, किसे संदेश कहते हैं। संदेश किसी विशेष उद्देश्य से किसी के द्वारा कही गई अथवा कहलाई गई महत्वपूर्ण बात या कथन है। संदेश जो है वह किसी विशेष उद्देश्य से कही गई बात है या किसी के द्वारा कहलाई गई बात है, जो कि जिसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य रहता है। किसी के मनोभावों अथवा विचारों को दूरस्थ यानी कि दूर में स्थित, जो आपसे बहुत दूर है, दूरस्थ जो व्यक्ति है उस तक पहुंचाने के लिए लिखित, मौखिक और सांकेतिक स्वरूप का जो नाम है वही संदेश है। सरल भाषा में यदि हम कहें तो किसी के द्वारा लिखित रूप में भिजवाई गई अथवा मौखिक रूप में कहलाई गई बात ही संदेश है। इसे हम मैसेज भी कहते हैं, इसे हम वो अंग्रेज़ी में मैसेज कहते हैं। अब इसकी परिभाषा देखिए, इस तरह से है कि किसी के मनोभावों या विचारों को दूसरे दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित, मौखिक या सांकेतिक स्वरूप को संदेश कहते हैं। संदेश को हम या तो लिखित रूप में भेजते हैं, या किसी से कहलवाते हैं तो वह रूप हो जाता है मौखिक रूप, या इशारे में कोई प्रतीक बनाकर हम भेजते हैं तो वो हो जाता है सांकेतिक रूप। तो इस तरह से हम अपने विचारों को, हम अपने मनोभावों को दूसरों तक, जो कि हमसे दूर स्थित है, उस तक पहुंचाने का जो तरीका है, या तो वो लिखित तरीका है, या तो वो मौखिक तरीका है, या तो वो सांकेतिक तरीका है। तो इस प्रकार इन माध्यमों से, सांकेतिक, लिखित और मौखिक माध्यम से या साधन से जब हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही संदेश कहा जाता है। अब हम ये जानते हैं कि संदेश प्रेषण का या संदेश भेजने का मुख्य उद्देश्य क्या है। संदेश प्रेषण का मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को प्रेषक के मनोभावों और विचारों से अवगत कराना है। संदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है? संदेश भेजने का मुख्य उद्देश्य यह है
कि किसी व्यक्ति को जो कि हमसे दूर स्थित है उस किसी विशेष प्रकार के किसी विशेष प्रेषक के मनोभावों विचारों से अवगत कराना ही संदेश का मुख्य उद्देश्य है। अब से मानव जो है अब से मानव ने बोलना और लिखना सीखा, और जब से ये मानव ने बोलना या लिखना सीखा है तब से और भाषा का उसने सहारा लिया और भाषा से उसका साक्षात्कार हुआ। जब से मानव ने बोलना सीखा है, सबसे पहले हम मौखिक रूप भाषा के मौखिक रूप में हमने अपने भावों को व्यक्त करना सीखा। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जब से मानव ने बोलना सीखा तब से भाषा से हमारा साक्षात्कार हुआ, तभी से भाषा का हमारा साक्षात्कार हुआ, यानी कि सामना हुआ। तभी से वह अपने विचारों और भावों को एक दूसरे के साथ साझा करता चला आया है। और उसी समय से जो है मानव अपने विचारों को दूसरे तक साझा करता है, यानी उसके साथ अपने भावों का आदान प्रदान करता है। यानी कि जब से मानव ने बोलना सीखा तभी से मानव ने अपने भावों को एक दूसरे से साझा करना सीखा, एक दूसरे से आदान प्रदान करना सीखा। वास्तव में संदेश प्रेषक और पाठक के बीच की एक कड़ी है। यदि देखा जाए तो संदेश क्या है? संदेश प्रेषक और पाठक। संदेश जो भेजता है प्रेषक और जो पढ़ता है वह पाठक। इन दोनों को जोड़ने की कड़ी का कार्य करता है संदेश। संदेश क्या कार्य करता है? प्रेषक और जो पाठक है, यानी संदेश भेजने वाला और संदेश को पढ़ने वाला, इन दोनों को जोड़ने की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। कौन कार्य करता है? संदेश। ठीक है, तो संदेश जो है हम संदेशों का प्रयोग इस रूप में करते हैं कि एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को उससे हम जोड़ते हैं। जो व्यक्ति अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने का कार्य करता है और जो दूसरा व्यक्ति उस भावों को पढ़ता है या समझता है या अनुभव करता है, इन दोनों को जोड़ने का अगर कोई साधन है वह है संदेश। अब हम ये देखते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक विचारों का प्रेषण संदेशों के माध्यम से ही होता चला आया है। और ये संदेश जो है आज के ही नहीं, बहुत काल से ये इसका प्रचलन चला आया है। जबकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम अपने भावों का प्रेषण करते रहे हैं, अपने भावों को हम भेजते रहे हैं किसी भी माध्यम से। जैसे देखिए पहले के दिनों में क्या होता था, कबूतर को चिट्ठी दे दी जाती थी और वो एक जगह का संदेश दूसरी जगह पहुंचा देता था। तो हम इसका प्रयोग जो है बहुत समय से ही करते आए हैं। भले ही उसका रूप बदल गया है, उसका रूप परिवर्तित हो गया है, उसको लोग संदेश के नाम से जानने लगे हैं, लेकिन यह कार्य जो है हमने बहुत काल से करना शुरू कर दिया है। बहुत पहले से ही हमने इसका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संदेश जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने विचारों को प्रेषित करने का माध्यम माना जाता है। अब इस संदेश को भेजने के लिए भिन्न भिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता रहा है। इन संदेशों को हम अलग अलग माध्यमों से भेजते रहे हैं। अपने जो निकटस्थ लोग हैं, अपने जो नज़दीकी लोग हैं, हम बहुत पुराने समय से ही इनको दूसरों के माध्यम से अलग अलग साधनों के माध्यम से भेजते रहे हैं। प्राचीन काल में आधुनिक युग की भांति संचार के साधन नहीं थे। हम सभी ये जानते हैं कि आज जो विकास हुआ है, जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, तकनीकी जो विकास हुआ है, इससे जो है
नए नए संचार के साधन सामने आए हैं और उनका प्रयोग भी बहुत तीव्र गति से हो रहा है और उनका प्रयोग जो है धीरे धीरे उसमें नए नए रूप आते चले जा रहे हैं। परंतु प्रारंभ में ये जो संदेश के अत्याधुनिक साधन या आधुनिक साधन है, इन सभी का सहारा मानव के पास नहीं था। फिर भी मानव जो है संदेश भेजा करता था। अब प्राचीन काल में आधुनिक युग की तरह, तो इस तरह से हम ये सिद्ध होता है, ये प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में आधुनिक युग की तरह संचार के माध्यम नहीं थे। यही कारण था कि संदेशों को व्यक्ति तक पहुंचाने में महीनों लग जाते थे और कारण इसका यही था कि बहुत एक संदेश को दूसरे जगह तक पहुंचाने में बहुत समय लग जाता था। एक मानव से दूसरे मानव तक संदेश पहुंचाने में बहुत समय लग जाता था, क्योंकि इस समय जो संचार के नए नए साधन आए हुए हैं वे उस समय नहीं थे। ठीक है, तो पहले जो है आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कबूतरों के माध्यम से हम अपने संदेश भेजा करते थे। कबूतरों को कोई आवश्यक संदेशों को एक दूसरे तक भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में कबूतरों ने संदेशों के प्रेषण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रथम और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुए उसमें कबूतरों ने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। इसके अतिरिक्त राजा महाराजा अपने संदेशों को एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाने के लिए धावकों की भर्ती करते थे। धावकों जो दौड़ के संदेश एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाता था। तो पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे अपने संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए धावकों को नियुक्त करते थे। हरकारा बोलते थे उसे। ठीक है, तो उन हरकारों के माध्यम से राजा लोग एक स्थान की जो मतलब एक स्थान का जो समाचार है उस स्थान के समाचार को, संदेशों को दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करते थे। और यही कारण है कि तब संदेशों को पहुंचाने में महीनों का समय लग जाता था। धीरे धीरे इनके जाने की रफ्तार के अनुसार लोगों को संदेश मिलते थे। इसके अतिरिक्त जो है पुराने ज़माने में पायलट और नाविक द्वारा विभिन्न प्रकार के जो कोडेड को संदेश का प्रयोग किया जाता था। मतलब जब विकास शुरू हुआ तब इसका कार्य, इस तरह के कार्य होने लगे। प्राचीन काल के नाविक भी बोतलों में पर्ची डालकर समुद्र में फेंक देते थे, जिससे आवश्यक संदेश दूसरों तक पहुंचाया जा सकता था। ये जो है समुद्र के मार्ग से पहुंचाने वाले संदेशों का रूप है कि जो संदेश जो है ये नाविक लोग एक बोतल में कागज़ भर के जल में, समुद्र के जल में फेंक देते थे और जिससे जो है वह आवश्यक संदेश दूसरे तक आराम से पहुंच जाता था। अब इस तरह से देखिए, पहले के दिन में संदेश भेजने का कोई साधन नहीं था। तो संदेशों को क्या करते थे, या तो सबसे पहले कबूतरों के पाँव में चिट्ठियाँ बांध दी जाती थी और कबूतर जो है वहाँ जाता था जहाँ कि उसे ये संदेश पहुँचाना है। दूसरा प्रयोग किया गया कि धावक नियुक्त किए गए। धावक यानी दौड़ने वाले, जिसको हरकारा कहते हैं। तो धावक राजा महाराजाओं ने नियुक्त किया और उन धावकों के माध्यम से अपने समाचारों को, अपने संदेशों को वे भेजा करते थे। अब उसके बाद जो है आपने अभी जाना कि नाविक कैसे भेजते थे। नाविक बोतलों में पर्चियाँ डालकर अपने संदेश को पर्चियों में लिखकर डाल देते थे समुद्र की धारा में, और वो बोतल जो है बहते बहते जहाँ संदेश वाहक है वहाँ तक ये पहुँच जाता था। मानव ने जीवन के विकास के साथ ही संचार के
साधनों का भी विकास किया है। अब जैसे कि हर क्षेत्र में विकास होता आया है, उसी तरह से मानव ने संचार के क्षेत्र में भी विकास किया है। संचार जब से विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ, उसी समय से हमारे इस संचार के माध्यमों में भी आमूल-चूल परिवर्तन हुआ और विकास हुआ। उन्नति के पथ पर उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर होने वाले मानव आज इंटरनेट युग में जी रहे हैं। आज जो मानव है वह प्रगति के पथ पर इतना आगे पहुंच चुका है कि आज इंटरनेट की दुनिया में हम सब जी रहे हैं। हम सभी के जीवन में इंटरनेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो गया है। और आजकल तो जब से कोविड-19 का आया है समय, तब से तो समाचार संदेशों के लिए इन संचार के माध्यमों का बहुत ज़्यादा ही प्रयोग किया जा रहा है। और हर व्यक्ति जो है इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। आजकल आप जहाँ देखिए वहाँ दुनिया के किसी भाग में हम अपने संदेशों को इस प्रकार भेज सकते हैं। उनको भेजने में हमें तनिक भी समय हमारा नष्ट नहीं होगा, न तो कोई विलम्ब होगा। इस विकास यात्रा में टेलीफोन, टेलीग्राम, तार, पेजर आदि संचार प्रणाली के वे पड़ाव हैं जिनसे गुजरकर आज हम मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में पहुंच गए हैं। ये सब भी अब पुराने हो गए हैं। तार यानी कि टेलीग्राम और ये जो संदेश के लिए जो साधन आपको अभी हमने बताया, वे सारे भी अब विकास के दौर में पुराने पड़ गए हैं। और अब जो है हम लोग मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। अब आपको बताती हूँ कि ये आपका संदेश का मुख्य प्रकार कौन कौन सा है। संदेश किन किन प्रकारों के होते हैं। सबसे पहला संदेश देखिए, हम लोग जो कि दैनंदिन जिंदगी में जीवन में हम लोगों के इसके प्रयोग होता है। सबसे पहला है संदेश, शुभकामना संदेश। हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुतायत रूप में प्रयोग होता है। शुभकामना संदेश का प्रातःकाल से लेकर के रात तक हम किसी न किसी रूप में अपने जो प्रेमी जन हैं, अपने जो सुहृद हैं, जो हमारे जान पहचान लोग हैं, उनको हम अपने मनोभावों को भेजने के लिए इन संदेशों का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा क्या है? दूसरा है शोक संदेश। यदि हमारा कोई बहुत नज़दीकी व्यक्ति गुजर जाता है, या तो उसका या यूँ कहें कि उसका निधन हो जाता है, तो हम इन संदेशों के माध्यम से शोक व्यक्त करते हैं। हम जहाँ पहुँच नहीं सकते वहाँ पे इस संदेश या अपने मनोभावों को इन शोक संदेशों के माध्यम से पहुँचा सकते हैं। अब आप देखिए, तीसरा प्रकार है बधाई संदेश। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को किसी चीज़ के लिए पुरस्कृत किया गया, या कोई किसी का विवाह हुआ, हाँ, तो इस तरह का जो कार्यक्रम इस तरह के होते हैं, उसके लिए हम बधाई देने के माध्यम के रूप में भी इन संदेशों का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्या है? अगला है त्योहारों या विशेष अवसरों पर दिए गए संदेश। जैसे कि हम लोग अब देखते होंगे कि त्यौहार आता है, तो नवरात्रि अभी आ रही है, तो नवरात्रि के लिए हम शुभकामना अपने नज़दीकी लोगों को जो दूर में हैं उनको देने के लिए इन संदेशों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दीपावली है, दशहरा है, या अन्य बहुत सारे रक्षाबंधन है, जो त्यौहार हैं, उन सभी में हम इन संदेशों का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद जो है, यही मुख्य संदेशों के प्रकार हैं। शुभकामना संदेश, शोक संदेश, बधाई संदेश और तीज त्यौहार यानी पर्व त्योहारों पर दिए जाने वाले संदेश। ये सारे संदेशों के मूल जो है प्रकार हैं, मुख्य प्रकार हैं। परंतु
अब सभी संदेशों के मूल में एक ही बात निहित है। ये जितने भी संदेश आपको बताए गए, इन सभी के पीछे क्या उद्देश्य है? अपने मन की भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाना। सभी का मूल उद्देश्य क्या है? सभी का मूल उद्देश्य यही है कि अपने मन के विचारों को, अपने मन के भावों को हम अपने नज़दीकी लोग जो कि हमसे बहुत दूर में हैं, जिनसे हम रोज़ मिल नहीं सकते, ऐसे में हम उनको अपने मन के भावों को भेजते हैं, मन के भावों को पहुंचाते हैं। हम अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं। अब आगे है कि ये बता रहे हैं कि समय के साथ साथ कैसे संदेशों में भी बड़े ही त्वरित गति से बदलाव आता जा रहा है। संदेश जो है बड़े ही त्वरित गति से, यानी तीव्र गति से संदेशों का आदान प्रदान होने लगा है और इसकी समुचित व्यवस्था भी की जा रही है। इसकी समुचित व्यवस्थाओं का निर्माण किया जा रहा है कि किस तरह से हम अपने संदेशों को बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुंचा दें। डाक व्यवस्था को दूर दूर तक प्रभावी बनाया गया है और जहाँ पे लोग पहुंच नहीं पाते, वहाँ के लिए डाक व्यवस्था को इस क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से भेजा जाता है या डाक व्यवस्था की गई है, प्रभावशाली ढंग की डाक व्यवस्था की गई है, जिससे लोग इसका प्रयोग करके अपने मनोभावों को, विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकें। इस व्यवस्था की सहायता से विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी प्रारंभ की गई हैं। अब इस संदेशों का सहारा लेकर के विभिन्न प्रकार की सेवाएं भी की जाती हैं। विभिन्न प्रकार के सेवाओं में भी इन जो है संदेशों का प्रयोग किया जाता है। नित्य बदलती लोकमानस मतलब लोक दुनिया है, ये जो बदलती हुई रोज की बदलती दुनिया है, तकनीक ने इन सेवाओं में बड़ी तेज़ी से बदलाव ला दिया। तकनीकी के माध्यम से इन सेवाओं में बहुत तेज़ी से बदलाव आ गया और कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन की सहायता से आज संदेशों का संप्रेषण अत्यंत सुलभ हो गया है। और आप देखते हैं कि आज क्या है कि कंप्यूटर और मोबाइल, इन दोनों की सहायता से ये कार्य अत्यंत सुलभ हो गया है, अत्यंत आसान हो गया है। सभी की पहुंच इस तक है और सभी इस प्रकार इनका प्रयोग करके अपने संदेशों को, अपने मनोभावों को संदेश के रूप में अपने निकटस्थ जो दूरस्थ लोग हैं उन तक, जो नज़दीकी लोग हैं उनके लिए संदेश भेज सकते हैं। तो इस तरह से मोबाइल और ये जो टेलीविज़न है, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। आज हम देखते हैं कि संदेशों का आदान प्रदान बड़ा ही जो है वो सुलभ हो गया है। और ये सुलभ कैसे हुआ? तकनीक के माध्यम से। ये सुलभ मतलब ये जो इस इंटरनेट की जो दुनिया है, इंटरनेट की जो प्रभावशाली दुनिया है, उसके माध्यम से ये अत्यंत सुलभ हो गया और ये सभी के लिए सुलभ हो गया। गरीब अमीर सभी इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल का मैसेज बॉक्स, ईमेल सर्विसेज, व्हाट्सएप आदि अनेक सुविधाएं आज संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए कई माध्यम हैं। एक तो है मेल, दूसरा है व्हाट्सएप और तीसरा है मैसेज बॉक्स। इन तीनों के माध्यम से हम अपने मैसेजेस यानी अपने संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। अब ये है कि इन सुविधाओं ने जो ऐसे में हमारे जो संदेश हैं उनको लिखने का सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए और जिससे हम अपनी बात को दूर तक उसी प्रकार पहुंचा सकें जैसा कि हम अपने मन में सोचते हैं। अब हमें उन बातों पर ध्यान देना होगा जो कि संदेश लेखन के लिए अत्यंत आवश्यक है। संदेश लेखन के लिए
कुछ आवश्यक बातें हैं, उनकी जानकारी अब हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले है उसमें कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है वो हम देखते हैं। सबसे पहला है, आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संदेश भेजे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो संदेश प्रेषण किए जाते हैं, वे संदेश लेखन के पूर्व उन संदेश लेखन के पूर्व हमको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हमें लिखना क्या है, और हमें संदेश लेखन की योजना और उन पे लिखे मतलब उनके जो संदेश हैं उन पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम किस प्रकार के संदेश किसको भेज रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जो भी संदेश भेजना चाहते हैं उन संदेश लेखन के पूर्व हमें सुनिश्चित कर लेना होगा कि हम वह संदेश किसको भेज रहे हैं और वह संदेश क्या भेज रहे हैं। अच्छी तरह से पढ़ के और खूब अच्छी तरह से सोच समझ के जांच परख के हम व्यक्ति के अनुसार उन संदेशों का प्रेषण करते हैं। तो सबसे पहला तो मतलब मुख्य जो बिंदु है, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें हैं, उनमें सबसे पहला है कि हम किसको संदेश भेजें और किस तरह के संदेश भेजें। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार हम पत्र लिखते वक्त सावधानी बरतते हैं कि किसको लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, उसी तरह से जब हम संदेश भेजते हैं तो हमको भी ईमेल को और ट्वीट को, मैसेज जो हम भेजते हैं उन्हें, और जो इलेक्ट्रॉनिक साधन से हम मैसेज भेजते हैं या संदेश भेजते हैं उन्हें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, तब लिखना चाहिए कि हम जो है इसके लेखन के दौरान कोई ऐसी गलती न कर बैठे जिसका कि बुरा असर पड़े। मैंने लेखन के दौरान जो हमारी शैली है और जो हमारी सामग्री है उस पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब पहला बिंदु क्या है कि हमको संदेश लिखने के पूर्व ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम किसे संदेश भेज रहे हैं और क्या संदेश भेज रहे हैं। दूसरा है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक साधन है, ईमेल है, ट्वीट है या मैसेज है, वह हम इसके लिए हमें अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए जैसे हम पत्र लिखते समय ध्यान देते हैं। और तीसरा है कि जिस प्रकार हम किसी पत्र को लिखने की योजना पहले से बनाते हैं, उसी प्रकार संदेशों को भी लिखने की योजना हम पहले से बना लेंगे, क्योंकि पहले से योजना हम बना लेंगे, योजनाबद्ध ढंग से हम यदि संदेश लिखेंगे तो उसमें गलतियों के होने का कोई अवसर नहीं रहेगा। जिस प्रकार हम अब अगली बिंदु है कि जिस प्रकार हम किसी पत्र को लिखने के लिए भली भांति विचार करते हैं, जब हम किसी पत्र को लिखने के लिए जैसे विचार करते हैं, वैसे ही संदेशों को लिखने के लिए भी संदेशों के विषय में हमें भली भांति विचार कर लेना चाहिए और उसके बाद ही उसका लेखन प्रारंभ करना चाहिए। बिना सोचे समझे, बिना योजना बनाए हमें संदेशों को लिखना नहीं चाहिए। इस संबंध में हमें 3 बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। संदेश लिखने समय हमको 3 बातों का अवश्य ध्यान देना चाहिए। पहला, संदेश पढ़ने और समझने में आसान हो। पहला ये है कि संदेश लिखने या पढ़ने में आसान हो। संदेश ऐसा हो कि जो पढ़ने और समझने में आसान हो। ठीक है, संदेश पढ़ने और समझने में आसान होना चाहिए, ये हमें अच्छी तरह से समझ लेना होगा। दूसरी बात यह है कि उसमें पूर्णता का गुण होना चाहिए। जो हम संदेश लिख रहे हैं उसमें पूर्णता का गुण होना चाहिए कि संदेश पढ़ने के बाद व्यक्ति पूर्ण रूप से उस बात को समझ जाए। जिस संदेश के माध्यम से जिन मनोभावों को हम भेजना चाहते हैं उसे व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से समझ जाए। तीसरी विशेष बात ये है कि संदेश का कलेवर जो है वो संक्षिप्त हो परंतु सारगर्भित हो। संदेश का जो कलेवर है वो संक्षिप्त होना चाहिए परंतु सारगर्भित होना चाहिए, मतलब छोटे में बहुत कुछ लिखा हुआ होना चाहिए जिससे कि इंसान
अच्छी तरह से उन बातों को समझ सके। किसी भी बात की जानकारी हम बिंदुवार तरीके से पाठक तक पहुंचाना एक अच्छे संदेश के रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब हमें संदेश लिखना हो तो हम किसी भी बात को बिंदुवार रूप से लिखें, यानी पॉइंट बनाकर लिखें, बिंदु डालकर लिखें, और जिससे कि जो संदेश एक अच्छा संदेश हो और लोग उसे अच्छी तरह से समझ सकें। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।